कहीं लिखा हुआ मिले, आप उस वेर की जगह पे लेट कीवर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। और जहां पे आपको एरे या ऑब्जेक्ट जैसी चीज दिखाई पड़े उसकी जगह पे हम कॉन्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो पूरे वेरिएबल में ये कहानी मान के चलेंगे, जो भी डेटा टाइप हम पढ़ेंगे तो जो भी सिंगल टाइप का डेटा है उसको रखेंगे लेट में, और जहाँ ग्रुप में डेटा दिखाई पड़ेगा उसको हम रखेंगे कॉन्स्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास कॉपी पेन निकालो फटाफट, और कुछ 5-6 लाइंस की हेडिंग केवल लिखनी है। ठीक है सर जी, तो पहला एक काम कर दो कि कुछ ऐसे 3 डब्बे बना लो अपने पास, और इन तीनों बॉक्सेस को ना आपस में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। और यहाँ पे ऊपर टॉप पे लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप, लेफ्ट में लिखना है प्रिमिटिव, और सेकेंड साइड पे लिखना है नॉन प्रिमिटिव। जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप पहले वाले बॉक्स में लिख देना है, और यहाँ पे लिख देना है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और यहाँ पे लिख देंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप। पहला प्रिमिटिव और दूसरा नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो अगर देखें तो मान लो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अगर हम जाते हैं तो डेटा टाइप को 2 ही पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आता है प्रिमिटिव और एक आता है नॉन प्रिमिटिव। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस में एक थर्ड पैटर्न और बनता है, ठीक, और उसको बोलते हैं रिसोर्स, वो आपने पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जो जावा स्क्रिप्ट के डेटा टाइप हम पढ़ेंगे वो तो जावा स्क्रिप्ट वाला है, लेकिन सर्वर साइड वाले में कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं वो केवल हिंट के तौर पे आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो जब आप ये वेरिएबल वाला पार्ट या पढ़ा या डेटा टाइप वाला आप ये टॉपिक पढ़ोगे तो जो भी आपका जावा या पाइथन वाला जो भी आपके पास सिलेबस में है तो ट्राई करेंगे उसके डेटा टाइप्स एक बार नेट से सर्च आउट करके लिखना है, जिससे कंपैरिजन आपको करना आसान हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के आपके पास मिलते हैं, जावा स्क्रिप्ट प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, और इनकी डेफिनेशन नोट करो यहाँ से। तो एक एक लाइन की डेफिनेशन है। ठीक, अगला हमारे पास में जावा स्क्रिप्ट डेटा टाइप, ठीक। फाइल्स हमें आपको एक भी सेंड करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको ये वाला यूआरएल हम भेजेंगे, और जितनी फाइल्स हम बनाएंगे वो सारी फाइल्स यहाँ बनी बनाई पड़ी हुई हैं, ठीक। तो हर एक का एक एक एग्जाम्पल यहाँ बना बनाया पड़े, बस केवल डेफिनेशन पे हमें यहाँ फोकस करना है। तो अपने पास जिस साइड पे आपने प्रिमिटिव लिखा हुआ है ये वाला पार्ट, कॉपी में क्या करेंगे यहाँ से बीच में डिवाइड कर दें, और या तो फिर ऐसे कर दो जैसे सेम टू सेम यहाँ लिखा हो। तो पहले आप हेडिंग डाल दो कुछ इस तरीके से, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ब्रैकेट में लिख देना सिंगल यूनिट, ठीक। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप हेडिंग है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है सिंगल यूनिट, और कौन कौन से डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट ऑफर करता है प्रिमिटिव में उनकी लिस्ट ये रही, ठीक। तो किसी का भी डिटेल में कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नहीं दे रखा है, हर एक डेटा टाइप को जितना शॉर्ट में हम लिख सकते हैं उतना शॉर्ट बना के यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक। तो अगर एक बड़ा सा डेफिनेशन अगर आपको हम बना के दें हर एक डेटा टाइप का, तो पूरी डेफिनेशन कोई याद नहीं करता, बीच बीच के कुछ पॉइंट्स उठाता है और उतने ही पॉइंट्स हमने यहाँ अरेंज करके रखे हैं। तो नोट कर दो यहाँ से ये पूरा का पूरा पार्ट प्रिमिटिव का। सेपरेट फोल्डर अपने पास बना लेंगे 04 डॉट डेटा टाइप, ठीक। और यही डेटा टाइप में आने के बाद सीधा VS कोड में जाना है, और ट्राई करेंगे एक्सटर्नल पे ही और लिखेंगे ज़्यादातर चीज़ें। और जब तक ये छोटे छोटे मॉड्यूल बन रहे हैं तो मान लो खाली बेसिक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, और जैसे ही 2 से 3 पैकेट तैयार होंगे फिर मर्ज करके कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बनाना शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे जाते हैं, पहला अपना वही डिफॉल्ट फाइल index.html, और जो भी पहला आपका डेटा टाइप है तो ट्राई करेंगे जिस सीक्वेंस में डेटा टाइप बनाए हुए हैं उसी नाम से हम बनाएंगे फाइल, ठीक। तो यहाँ पे पहला वाला जो डेटा टाइप आपके पास आ रहा है वो कौन सा है, नंबर, तो वो
तो वही यूज कर ले रहे हैं नंबर डॉट जेएस। लिस्ट में आपको देखते जाना है और बताते जाना है। ठीक, तो हमने बोला जी नंबर वाला पहला लगाया, बॉयलर प्लेट सेट कर ली, और बॉटम पे आके अपना वही स्क्रिप्ट एसआरसी और पहला डेटा टाइप। और इसके बाद में यहाँ पे अगर कुछ डेटा दिखाना होगा तो ये अभी ब्लैंक में रखेंगे हर बार, ID इज इक्वल टू रूट वाला पार्ट। ठीक, इससे सेट हो जाएगी जो भी डेटा आएगा वो इसी के अंडर में ही हमें प्रिंट कराना है इन फ्यूचर। तो ये दो चीज़ें बना के हमने रख ली, तो मतलब HTML का कोड हो गया फिक्स्ड। और यहाँ पे बोल देते हैं डेटा टाइप, क्योंकि एक ही फाइल हम बनाएंगे। तो डेटा टाइप और ये फाइल हम रन करा लेते हैं यहाँ से। राइट क्लिक एंड कंसोल, ये एक्सेस करके रखना है हमें ऑलवेज। ठीक, और जब तक छोटे छोटे काम करेंगे तो कंसोल पे डेटा प्रिंट कराएंगे, बॉडी में हमें यूजर को दिखाने से भी कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, तो बाहर निकल के आते हैं और जो भी नंबर वाला आपके पास में है इसी के टॉप में। अब इसका डॉक्यूमेंटेशन का तरीका समझ लेता है कि जब भी कोई वेरिएबल आपने डेटा टाइप अगर आप पढ़ते हो तो फाइल बनाओ, और फाइल बनाने के बाद सबसे पहले लगा लो कमेंट। ठीक, और जो डेटा टाइप पढ़ रहे हैं उसका नाम यहाँ लिख देता है। तो हमारे पास जो डेटा टाइप है वो है नंबर। ठीक, नंबर की अगर हम बात करें तो वैसे अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जाते हैं C++, जावा, तो वहाँ पे नंबर नहीं मिलता, वहाँ पे मिलता है इंटीजर और फ्लोट। और जावा स्क्रिप्ट के पास में इंटीजर और फ्लोट नहीं होता, वो उन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके देखता है, तो इसलिए यहाँ पे इसका डेटा टाइप बन जाता है नंबर। तो यहाँ पे अगर बात करें अगर इंटीजर की, ठीक है, तो इंटीजर क्या होता है कोई बता सके तो? रियल वाले नंबर, जैसे हमने बोल दिया 10, 15, 18, 22। अगर इस टाइप से कोई भी वैल्यू लिखी हमने तो उसको बोल देंगे इंटीजर। और अगर बात करते हैं फ्लोट की तो आपके पास 1.25 कुछ भी, मतलब जो भी वैल्यू पॉइंट में आपको दिखाई पड़ जाए तो इस चीज़ को हम बोल देते हैं फ्लोट। और जावा स्क्रिप्ट इन दोनों को अलग अलग करके देखते ही नहीं है। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी डेटा अगर बनाना होता है तो उसका टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बाकी लैंग्वेज में सी में जाता है तो अगर आपको इंटीजर टाइप का डेटा लिखना है तो लिखना पड़ता है इंट a इज इक्वल टू, तो पहले टाइप बताते हैं फिर नेम बताते हैं उसके बाद वैल्यू डालते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में आपको टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन करता है। ठीक, तो अगर यहाँ पे हम जाते तो मेरे पास नंबर अगर आया तो मान लो दोनों को ऐड करके हम देखेंगे। और अगर नंबर हमारे पास में आता है तो नंबर के साथ करते क्या क्या है, तो बोल सकते हैं बेसिक ऑपरेशन, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बेसिक ऑपरेशन यही परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब अगर ये चीज़ मेरे को यहाँ पे करनी पड़े तो याद रखना कि जो प्रिमिटिव वाला जितना भी पार्ट है हम हर एक जगह लेट कीवर्ड यूज करेंगे, और जब नॉन प्रिमिटिव आएगा तो फिर लेट की जगह कॉन्स लिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्स का मतलब डुप्लीकेट नहीं हो सकता। जब एरे टाइप की चीज़ आएगी तो उसका डुप्लीकेट कभी हम करना ही नहीं चाहेंगे, तो वो चीज़ ऑलवेज कॉन्स पे डिजाइन करेंगे। तो सिंगल मतलब लेट। ठीक, और लेट के बाद में कोई भी नेम अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक मिनट लास्ट वाला चेक कर ले, शायद वो नहीं किया था वेरिएबल में, सीधा ये किया था। ठीक, अब जैसे इसी जगह पे आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखा लेट, और लेट के बाद में अब यहाँ पे थोड़ा नेम कन्वेंशंस के ऊपर और डील करेंगे। तो नेम कन्वेंशंस के लिए एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, और इसका नाम लिखते हैं sample.js। फिर नेम कन्वेंशन पे आता है, तो अब जैसे ही हमने sample.js को बनाया और इसी को आके ऐड कर लेता हूँ अभी। तो टॉप में मैं लिख दे रहा हूँ स्क्रिप्ट src और सैम्पल। अब इस फाइल में अभी कुछ नहीं करना, नंबर को छोड़ दिया, सैंपल पे आ गए। तो अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि अगर मैं वेरिएबल के नेम अगर बनाऊं तो कैसे कैसे बना सकते हैं। तो बोल दिया वेरिएबल नेम। ठीक, और एज्यूम कर लिया कि मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है माई डेटा। ठीक, अब अगर माई डेटा नाम का अगर हम वेरिएबल बनाते हैं तो लेट कॉन्स्ट वाली कहानी हमें पता है, तो जब भी हम बनाएंगे तो लेट के साथ ही बनाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए और एक लेट के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, ये सबसे लोकल वाला जो थर्ड क्वालिटी का वैर, और हमने बोल दिया माई डेटा इज इक्वल टू
और कुछ भी डेटा हमने यहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पे डबल कोटेशन बनाए और टेक्नोलॉजी का नाम बोल दिया, जैसे कि HTML, तो क्या ये वेरिएबल वैलिड है? अगर कंसोल डॉट लॉग करें तो क्या HTML दिख जाएगा? देख लेते हैं यहाँ पे, वैलिड है। अब इसी सेम वेरिएबल में हमने क्या किया, नेक्स्ट टाइम जब हम गए तो हमने इसका डेटा थोड़ा सा एक्सपेंड किया। अब हमने बोला यही वेरिएबल हमने अगर दोबारा लिखा वेर माई डेटा इज इक्वल टू, और अब की बार हमने यहाँ लिख दिया CSS, और अब अगर इसको हम रन कराएं तो क्या प्रिंट होगा, HTML या CSS? CSS, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल वैल्यूज को क्या करता है, ओवरराइट। अगर लेट से लिखते तो ओवरराइट नहीं करता, वो दोबारा बनने ही नहीं देता, तो इसलिए हमने पहले इसको वैर से बना दिया। रन करा के देखें, लेकिन फिर हमने क्या किया कि जहां पे ये माई डेटा लिखा हुआ था, अब की बार हमने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया। और अब अगर मैं इसको रन कराऊं तो क्या अभी भी CSS लिख के आएगा या HTML लिख के आएगा? तो CSS लिख के क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास जाते हैं तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर को वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है, बट अगर HTML के साथ में यही काम करे तो, जैसे हमने लिखा H1 और लिख दिया जी लोरेम 5, ये चलेगा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ कैपिटल लेटर में लिख दूँ और लिख दूँ लोरेम 5, तो क्या ये चलेगा? दोनों ही चलेंगे। तो HTML की बात करें तो ये केस सेंसिटिव नहीं होता, बट गुड प्रैक्टिस की अगर हम बात करें HTML में तो हमेशा हमें स्मॉल लेटर यूज करना होता है। रन करा के देखेंगे, दोनों ही चलेंगे। फिर सेम यही कहानी कि अभी अगर मान के चलो कि हमने इसके ऊपर लगाया एक क्लास, और क्लास का नाम लिख दिया ABC, और फिर इसका CSS लिखा जाके टॉप पे, तो ऐड किया हमने स्टाइल और .ABC, और यहाँ पे बोल दिया कलर रेड, तो चलेगा। बाहर आके देख लेता है। और फिर एक काम करूँ कि अगर मैं इसी ABC को एक बार फिर से कॉपी करूँ और पेस्ट करूँ और यहाँ पे इसका कलर कर दूँ मान लो गोल्ड, तो कौन सा वाला चलेगा? गोल्ड वाला। लेकिन अब अगर यहाँ पे देखें, गोल्ड चेक कर लो, लेकिन फिर हमने क्या किया, इस ABC को कैपिटल में लिख दिया, तो अभी क्या होगा? कंफर्म है? देख लेते हैं जी यहाँ पे। ठीक है, तो HTML के पास अगर जाते हैं तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन CSS के पास भी थोड़ा वो दिमाग रखता है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का फर्क पड़ता है। सेम ऐसे ही जावास्क्रिप्ट के बेसिक पैटर्न में जाएं तो ये वेरिएबल अलग है और ये वेरिएबल अलग है, तो अगर इसको रिकॉल करेंगे तो आपके पास HTML ही दिखेगा, CSS नहीं दिखेगा। अब हमने कहा जी मान लो फिर से एक वेरिएबल यहाँ पे ट्राई करते हैं, लिखना माई डेटा ही है, तो एक तो तरीका हमने ये बना दिया, लेकिन अगर मैं जावास्क्रिप्ट की स्टाइल में लिखना चाहूँ तो हमेशा कैमल केस फॉलो करना है। ठीक, कैमल केस का मतलब हम कुछ ऐसे लिखेंगे, वेर पहला वर्ड पूरा स्मॉल में, और जैसे ही दूसरा वर्ड आए उसका पहला लेटर कैपिटल उठाना है, और बोल देंगे डेटा इज इक्वल टू, और बोल देते हैं जावास्क्रिप्ट, और तीनों वेरिएबल अलग हैं। ठीक, और बेस्ट प्रैक्टिस में ये वाला माना जाता है। फिर इसी के बाद अगले पार्ट में जाते हैं, अभी ये वैलिड है, लेकिन फिर नेक्स्ट क्या है, अभी माई डेटा फिर से लिखना है लेकिन अलग पैटर्न में। ठीक, तो हमने कुछ ऐसे ट्राई किया, वेर माई स्पेस डेटा इज इक्वल टू, और मैसेज लिखा हेलो, तो ये इनवैलिड है। वेरिएबल के नेम के बीच में कभी भी स्पेस नहीं आ सकता, तो जो चीज़ इनवैलिड है उसको कमेंट में डाल दें। फिर दूसरा पैटर्न ट्राई करें इसी का, तो अगेन हमने बोला वेर माई हाइफन डेटा, और बोला इज इक्वल टू, अगेन मैसेज डाल दिया हेलो, इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि अगर CSS की बात करें तो वहां पे अगर दो कीवर्ड्स होते थे और बीच में हाइफन लगाते थे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वो मैथमेटिकली काम नहीं करता था, जो था केवल की एंड वैल्यू की फॉर्मेट में काम करता था।
लेकिन अगर यहाँ हमने ये वाला सिंबल यूज किया तो अभी इसको ये लग रहा है कि माई अलग वेरिएबल है और सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा है किसको, डेटा को, और उसमें असाइन करना चाहता है हेलो, तो ये इक्वेशन ही गलत हो गई। ठीक, तो इसके बीच में अगर देखें तो हाइफन का सिंबल नहीं लगा सकते। नेक्स्ट अगर सिंबल डालनी है तो अंडरस्कोर लग सकता है, तो बोल सकते हैं जैसे वैर माई अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू, और अगेन हमने वही सेम मैसेज लिख दिया हेलो, तो ये वैलिड रहेगा। ठीक, फिर इसी के बाद अगला जाएं। अब अगर कोई बंदा बोले कि माई डेटा 1 2 3 4 5 ऐसे अगर बनाने पड़े तो उसके लिए हमने बोल दिया जी मान लो नंबर ऐड करना चाहें तो बोल दिया वेर माई और डेटा का डी कैपिटल कुछ ऐसे लिखा और इसके बाद एक नंबर लगा दिया और बोला इक्वल टू, और यहाँ मैसेज में अगेन हमने डाल दिया हेलो, तो ये वैलिड होगा या इनवैलिड, वैलिड। सेम अभी अगर यही वेरिएबल हम फिर से कॉपी करें और जो तब भी वैलिड, लेकिन फिर इसी के नेक्स्ट लेवल पे अगेन ये 1 लिखा हुआ है इसको स्टार्टिंग में लिख दें तो इनवैलिड। ठीक, तो यहाँ से फंडा क्लियर हो जाता है कि अगर कोई वेरिएबल आपको बनाना है तो उसकी स्टार्टिंग ऑलवेज एक करेक्टर से होगी, नंबर से किसी भी वेरिएबल की स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती, तो ये चीज़ आपके पास आ गया इनवैलिड में। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो सिंबल भी डालने के लिए ट्राई कर सकते हैं, तो जैसे हमने बोल दिया वेर, कॉपी पेस्ट ही करता हूँ, पेस्ट, और यहाँ पे गए और हमने लगा दिया @ का सिंबल, तो इनवैलिड है। $, कुछ भी अगर आपने यहाँ लगा दिया वेरिएबल नेम के साथ तो वो इनवैलिड है, और सिंबल कहीं पे भी लगाओ चाहे स्टार्टिंग में लगाओ तब भी इनवैलिड है, बीच में लगाओ तब भी इनवैलिड, मतलब सिंबल कहीं पे आ ही नहीं सकता। तो ये कुछ वेरिएबल्स की नेम कन्वेंशंस हैं, और मेरे ख्याल से जितने अभी दिख रहे हैं विजिबिलिटी में वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, जो यूज़ नहीं कर सकते हैं उनको कॉपी के टॉप पे लिख दो, केवल इतना। पहला ये लिख दो वेर माई डेटा, वेर माई हाइफन डेटा, वेर 1 माई डेटा और वेर @माई डेटा, तो इस तरीके से यूज़ नहीं करना है, बाकी कोई भी पैटर्न लगा सकता है, और बेस्ट प्रैक्टिस में कैमल केस आता है, तो केवल ग्रीन वाले लिख दो CDE, ये कभी नहीं लिखना होता। तो अगर आपने ABCD अगर कहीं लिख रहे हैं तो यार ये ट्राई करना हमेशा, जब कभी कोई फंक्शन बनता है तो फंक्शन में जब आप पैरामीटर में कोई चीज़ लिखते हो तब ऐसे लिख सकते हैं, बट अगर वेरिएबल बनाएंगे तो ABCD कभी नहीं लिखने वाले। ठीक, तो हमारे पास में क्या है कि ये 4 चीज़ें निकल के आई, और अब आ जाते हैं नंबर वाले में। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे तो ये वाला डिफ़ॉल्ट डेटा हटा दें, और एक बार यहाँ पे भी टेस्टिंग कर लें CSS वाली नेम कन्वेंशन की। तो अभी अगर मान के चलते हैं यहाँ पे इसका कलर क्या आ रहा है, रेड, लेकिन फिर हमने क्या किया कि अब की बार जब CSS लिखने गए तो हमने बोल दिया ABC1, और ऊपर जाके लिख देंगे अगर ABC1 तो चलेगा, लेकिन अगर CSS में भी आपने ये 1 स्टार्टिंग में लिखा और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में लिखा तो ये काम नहीं करता। तो जो CSS के क्लासेस के नेम है वो भी कन्वेंसिबल होता है। ठीक, तो क्लासेस के नेम कभी भी अगर आपने यहाँ पे डिज़ाइन किए तो क्लासेस के नेम के बीच में कभी स्पेस नहीं आ सकता और स्टार्टिंग में कभी नंबर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 बार आपने अगर लिखा माई स्पेस डेटा और फिर लिखा CSS तो अभी वो समझेगा माई नाम का कुछ होगा क्लास और उसके अंदर एक टैग होगा, क्योंकि स्पेस के साथ मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो लिखते थे nav ULLIA, तो सीधा लिखते थे nav स्पेस UL स्पेस LI, तो उसके अंडर में जाके सर्च करता था। तो यहाँ पे भी आपके पास स्पेस अलाउ नहीं होता और स्टार्टिंग में नंबर नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमने बोला ये CSS का जो पार्ट है हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस टेस्टिंग के लिए हमने नेम कन्वेंशन का पार्ट देख लिया, और अब अपने पास नंबर में आता है। तो अब अगर मान लो मुझे नंबर अगर स्टोर करना पड़ेगा तो लिख सकते हैं लेट NUM1, लेट num1, एंड में नंबर लगा सकते हैं, और जो वैल्यू असाइन करनी हो उसके लिए इक्वल टू लगा देना है। ठीक, तो इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, और इसमें अगर देखें तो अगर कोई नंबर आपको यहाँ लिखना पड़े जावास्क्रिप्ट में तो वो डायरेक्ट लिखा जाता है, जैसे कि हमने बोल दिया 20, टर्मिनेट कर लिया, पहला नंबर स्टोर हुआ, प्रिंट करा के देखना चाहें तो बोल सकते हैं console.log और यहाँ बोल देंगे num1।
ठीक, एक कॉमन चीज कि अभी तक कंसोल में जो भी हमने प्रिंट कराया तो हमेशा जो डेटा दिखाई पड़ता था उसका कलर ब्लैक आता था, लेकिन अगर आप नंबर प्रिंट कराते हो कंसोल पे तो उसका कलर आता है ब्लू। देखो आप, ठीक, तो यहाँ कंसोल पे देख के भी आइडिया लग सकता है कि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है या नंबर टाइप का। तो हमने क्या किया, हमने सिंपल जाके एक केवल नंबर लिखा। नंबर लिखने के बाद अगर हम चाहें कि मान लो एडिशन करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो क्या करना है, अगर एडिशन करना चाहते हैं तो हमने दो नंबर ले लिए, num1 और num2, और इसका वैल्यू हमने कर दिया 10। और जावास्क्रिप्ट दिमाग लगा ही सकते हैं, तो अब यहाँ पे क्या करेगी, जहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखा, अगर मैं बोल दूँ num1 प्लस num2 तो ये दोनों को ऐड करके दिखा देगा। ये देखें तो, और यही चीज कोई ऐसे भी कर सकता है कि वो बोले कि एक और वेरिएबल बना देंगे, लेट res रिजल्ट, और रिजल्ट में बोल देगा num1 प्लस num2, और अब जब जहाँ इसको प्रिंट कराना होगा तो डायरेक्ट वो ऐसे भी लिख सकता है कंसोल डॉट लॉग के अंडर में res। ठीक, दोनों में देखें तो बेटर अप्रोच कौन सा माना जाता है, ये वाला। रीजन, क्योंकि अगर कोई फंक्शन हम लिखते हैं तो फंक्शन हमेशा रिटर्न में वैल्यू देता है, और जिसको रिटर्न में वैल्यू मिलती है फिर उसको कहीं पे भी रीयूटिलाइज किया जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको प्रिंट कराता हूँ, गूगल प्रिंट कराएगा, इसको रीयूटिलाइज नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमने यहाँ पे क्या किया, पहले दोनों को लिया, ऐड किया, ऐड करने के बाद प्रिंट कराया, और अगर मुझे इन फ्यूचर इसमें भी कुछ डेटा अगर ऐड करना पड़े तो हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसी के आगे अगर लिखना चाहें +100 तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 130। ठीक, सेकेंडरी चीज देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो भी डेटा लिखा वो हमने कैसे लिखा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या किया, हमने बोला जी इंटीजर का लिख दिया, फ्लोट का भी लिख के देख लेते हैं क्योंकि ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। तो अगर नीचे फिर से क्या हमने बोल दिया, लेट फ्लोट, और फ्लोट ने बोल दिया 1 इज इक्वल टू, और वैल्यू लिख दी जाकर 10.25। टर्मिनेट किया, नीचे गए, एक और लिख दिया, लेट फ्लोट 2 इज इक्वल टू, और इसका वैल्यू अगेन हमने बोल दिया 10.75 एंड टर्मिनेट। दोनों ही वैल्यू कैसी हैं, फ्लोट टाइप की। और अब अगर इन दोनों को ऐड करके देखा जाए या प्रिंट करा के देखा जाए, तो अगर हमने यहाँ पे बोल दिया कंसोल डॉट लॉग और बोल दिया फ्लोट 1 को प्रिंट करा दो, तो टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है। तो अभी अगर इसको हम सिंगल को अगर चला के देखेंगे तो वैल्यू पॉइंट में दिखेगी, और अगर दोनों को ऐड करा दें तो फ्लोट 1 और फ्लोट 2, मेरे ख्याल से दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो इंटीजर में वैल्यू आ जाएगी। और चेक करके देखें, ठीक, तो अगर सिंगल आपने लिखा तो डेटा कैसा दिख रहा है, फ्लोट टाइप का, तो हमने एक सेपरेट बोल देते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे बोल देते हैं फ्लोट 1। टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है। ठीक, फिर देखें तो मान लो अगर आपके पास कभी भी ये डेटा आपके पास में आया और आपको ये चेक करना पड़े कि भाई अगर यूजर बोलेगा, कोई अगर सर्वर साइड वाला आया तो वो तो बोलेगा ये इंटीजर है और ये क्या है, फ्लोट। और अगर बंदे को दिखाना पड़े कि भाई नहीं ये नंबर है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका टाइप दिखाना पड़ेगा। तो टाइप दिखाने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन है टाइप ऑफ। टाइप ऑफ ये किसी भी वेरिएबल के पास अगर आपने लिख दिया स्टार्टिंग में तो वो उसका डेटा प्रिंट नहीं कराएगा, उसका टाइप बता देगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला जी, मान लो यहाँ पे टॉप में गए, हमने बोला कंसोल डॉट लॉग और पास किया num1, तो अभी num1 का वैल्यू प्रिंट करा रहा होगा। और अब हमने बोला इस num1 का टाइप क्या है, तो इसके स्टार्टिंग में बस क्यों लिखना है आपको टाइप ऑफ, और ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो जैसे ही हम टाइप ऑफ लिखेंगे ये इसका टाइप दिखाएगा, ना कि रिजल्ट दिखाएगा। ठीक, तो इंटीजर नहीं दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, नंबर। ऐसे ही अगर मैं फ्लोट के पास जाऊं और यहाँ पे भी जाके वही लिख दूं टाइप ऑफ, और टाइप ऑफ को लिखने के दो तरीके हैं, तो टाइप ऑफ लिख के सीधा स्पेस डाल दो, और नहीं तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो।
और ब्रैकेट अगर लग गए तो कंफर्म है कि ये आपके पास में क्या है, फंक्शन। तो इसको अगर रन करा के देखेंगे तो जो फ्लोट टाइप का डेटा दिख रहा है इसका भी टाइप नंबर ही दिखेगा। ठीक, तो बेसिक एग्जांपल क्या है, तो एडिशन के थ्रू क्लियर। अब अगर मैं बोलूँ कि मान लो आपको एक डिवीजन का प्रोग्राम बनाना है 2 डिजिट के लिए, तो कितने लोग लिख सकते हैं? 2 डिजिट का ऐड करने का प्रोग्राम आपके पास ये रहा। और अगर मैं बोलूँ कि 2 डिजिट का सब्ट्रैक्ट करने का प्रोग्राम लिखना है तो लिख सकता है? लिखो सर जी एक बार कॉपी पे, जरा कॉपी पे लिख दो। सिस्टम पे लिखना था, सिस्टम पे लिखो, बस फिर लिखना है खाली, ये पता लग जाए हाँ क्लियर है या नहीं है। फिर जिस बंदे ने पहली बार देखा उसको यही क्लियर नहीं होगा लिख क्यों रहा है। डिवीजन के लिए बोल दें तो स्टार वाला सिंबल लगा देना, डिवीजन के लिए बोल दे तो स्लैश बोल देना। तो इतना अगर काम किया तो हमारे पास में क्या है कि नंबर का काम परफॉर्म हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं स्टेप नंबर 1। ठीक, और या तो यहाँ पे आप टाइप अगर वर्ड यूज करना चाहो, अगर टाइप वर्ड आपको सुटेबल लगता है तो हम टाइप लिख सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास पहला तरीका है नंबर्स को लिखने का। लेकिन अब अगर यही नंबर आपको लिखना पड़े किसी दूसरे पैटर्न पे, मतलब थोड़ा सा एडवांस में अगर हम चले जाएं तो बोल देते हैं टाइप नंबर 2। ठीक, ये रिलेट करना थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया पहला वाला जो है ये है टाइप नंबर 1। ठीक, टाइप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पे टाइप नंबर 2 में कुछ ऐसे किया, मान लो कि जैसे बोला लेट NUM3 इज इक्वल टू, और यहाँ लिखा 10। और अभी कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट कराएं तो 10 दिख जाएगा, NUM3। चेक करके देख लेते हैं आ रहा है। बट यूजर ने गलती से क्या किया, यहाँ लगा दिया डबल कोटेशन। तो क्या ये अब नंबर बचा? लेकिन दिख तो नंबर ही रहा है। और अब अगर इसको रन करा के आप देखोगे तो जो ये भी ब्लू कलर में दिखाई पड़ रहा है ये ब्लैक में आ जाएगा अपने आप ही। और ब्लैक में दिखा तो स्ट्रिंग। और इसी चीज का सबसे अच्छा एग्जांपल कि मान लो आपने फॉर्म बनाया और फॉर्म में यूज कर दिया इनपुट टाइप टेक्स्ट। 2 इनपुट टाइप टेक्स्ट बना दिए और नीचे एक बटन बना दिया, और आपसे कुछ ये बोला गया कि दोनों वैल्यू उसमें फिल करो और जब बटन पे क्लिक करो तो दोनों की वैल्यू ऐड होकर आनी चाहिए। ठीक, तो ले तो आएंगे लेकिन अभी हमने इनपुट टाइप कौन सा यूज किया? टेक्स्ट। और लिखा किसमें? नंबर में। तो अब जब डेटा जाएगा तो किसकी फॉर्म में? स्ट्रिंग में। और अगर हमने इनपुट टाइप नंबर लिखा तो नंबर में डेटा जाएगा ना। तो वो चीज में क्या है कि आपके पास ये ट्रबल है। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो कभी अगर इस टाइप की ट्रबल आपको दिखाई पड़े तो डेटा को डायरेक्ट डिजाइन ना करके आप यहाँ लिखो नंबर। ठीक, आप सुन ही नहीं रहे, हमने कर ही लिया सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर का एकदम लेटेस्ट वाला पैटर्न क्या रहेगा कि जब भी नंबर कभी डिफाइन करो, हर एक लैंग्वेज ये बोलता है टाइप के अकॉर्डिंग डील करो। लेकिन जावास्क्रिप्ट स्टार्टिंग लेवल पे टाइप की बात ही नहीं करता, लेकिन जब एंड में जाओगे तो ये सारी चीजें हमें लगानी पड़ती है। तो अब अगर हमें कोई भी नंबर लिखना पड़े तो नंबर नाम से यहाँ पे लिखो पूरा पूरा एक कीवर्ड नंबर का N कैपिटल, और इसके बाद लगा दो ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर आप लिख दो डेटा। तो जैसे बोल दिया नम के अंदर क्या लिखा? 10। और अभी बाहर आके देखें तो 10 है एज इट इज। और फिर हमने क्या किया, बाहर गए और अगेन यहाँ पे जाके डबल कोटेशन लगा दिए। तो डेटा किस में डिजाइन कर दिया हमने? स्ट्रिंग में। और अभी बाहर आके देखें तो क्या कुछ चेंज है या सेम है? और अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ लिखूं तो टाइप ऑफ, और अभी इसका टाइप ऑफ में क्या निकल के आ रहा है? नंबर। बट अगर ये चीज हमने डायरेक्ट लिखी होती, ये हटा होता और ऐसे लिखा होता। अभी लेट का डुप्लीकेट हो रहा है तो ऊपर वाले को हमने छोड़ा, और इसको रन करा के देखेंगे तो स्ट्रिंग। तो नंबर में देखें तो बस खाली एक एंड पॉइंट है कि जब भी कन्वर्जन की बात आएगी तो नंबर को कुछ हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ना कि इसमें। ठीक, और ये कंफर्म मान के चलना है कि हमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के प्रोग्राम करने ही नहीं है। हम हर एक लैंग्वेज में बार बार कर चुके हैं, बेनिफिट कहाँ हो रहा है?
और कहाँ यूज हो रहा है। ठीक, तो जो यूज होने वाला पार्ट है वो हम कैरी करेंगे, तो जब कभी नंबर में डील करना पड़ेगा तो हमेशा हम ये पैटर्न अपने पास रखेंगे। तो बस अपनी कॉपी में आपने क्या किया, ऐड करने वो सब्ट्रैक्ट वाला प्रोग्राम लिखा, उसी की जगह एक ये लाइन और लिख दो कॉपी पे, बाकी हम पूरी की पूरी सीट आपको हम यहाँ सेंड कर देंगे एज इट इज। सी मल्टीप्लाई बाई कितना, कुछ इस तरीके से वैल्यू आपको मिले तो वो भी हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन आपको मिले तो यहाँ पे आप वेरिएबल भी रख सकते हैं और डायरेक्टली वैल्यू भी डाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे बोल दिया जैसे कि कंसोल डॉट लॉग और बोल दिया num1 प्लस num2, ऊपर num1 num2 बना हुआ है, और फिर इसी में बोल दिया हमने मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर बोल दिया डिवाइड बाई 2। तो दो हमने क्या किया, वेरिएबल की फॉर्म में डेटा लेके आए और दो नंबर हम डायरेक्ट लेके आ गए, तो ये इसको भी प्रोसेस कर सकता है। और मैथमेटिक में जो बॉड मास का रूल चलता है वो ये इम्प्लीमेंट कर लेता है ऑटोमेटिकली। तो अभी अगर हमारे पास पूरा का पूरा इक्वेशन भी लिखा लिखाया मिलेगा तो हम एक सिंगल लाइन में उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो रन करा के देख लेते हैं और अपना बॉड मॉस के अकॉर्डिंग अगर चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में अगर हम देखें तो नंबर्स में इतना पार्ट आता है। तो सीधी सी कहानी, जावास्क्रिप्ट में इंटीजर कुछ नहीं होता, फ्लोट कुछ नहीं होता, सब कुछ क्या है, नंबर। और नंबर डिफाइन करने के दो तरीके हैं, या तो वेरिएबल बनाओ सीधा नंबर डाल दो, और अगर आपको 1% भी लगता है कि ये वैल्यू गलती से कोई स्ट्रिंग में ना लिखे, तो अगर स्ट्रिंग में लिखे तो ऑटोमेटिक उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़े, तो हमें ये वाला स्टेटमेंट यूज करना है। ठीक, तो ये आ गया नंबर का। अब दूसरा अगर टाइप अगर लेके चले तो देखो कौन सा है कॉपी पे, सेकंड कौन सा है, स्ट्रिंग डॉट जीएल। ये थोड़ा सा सही है, ये ऐड करने के बाद में कम से कम सर्टिफिकेट टाइप के जो डिज़ाइन है वो बड़े आसानी से बन सकते हैं। तो HTML CSS ऐड करना पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रिंग का पार्ट ऐड करना पड़ेगा। तो अगर हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। डाल देते हैं स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का डेफिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक, कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं, तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, नंबर, जो मर्जी है वो लिख दो। ठीक, तो अब हमने बोला स्ट्रिंग अगर होल्ड करना चाहते हैं तो स्ट्रिंग के लिए भी सेम वही पैटर्न, तो हमने बोल दिया लेट स्ट्रिंग मतलब कोई ना कोई मैसेज, तो वेरिएबल का नाम लिख दिया MSG, और मल्टीपल बनाने वाले हैं तो बोल दिया 1 इज इक्वल टू। तो अब अगर देखें तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग होल्ड करने वाली जो चीज़ें आपके पास में है, तो इसके लिए हम 3 पैटर्न यहाँ पे यूज़ करते हैं। पहला पैटर्न स्ट्रिंग को होल्ड करने के लिए, चाहे आप डबल कोटेशन यूज़ करो या फिर सिंगल कोटेशन यूज़ करो और या तो फिर बैकटिक यूज़ करो। तो मेरे ख्याल से एक जगह पे कहीं हमने बैकटिक लगाया था, तो कौन सी जगह पे, रीड मोर वाले पे, और कंडीशन ये रखा था कि अगर एक से ज़्यादा लाइन अगर आपके पास बनेंगे, ब्रेक होकर अगर डेटा नीचे आएगा तो उसको सिंगल कॉर्ड्स और डबल कॉर्ड्स मैनेज नहीं कर सकता, बैकटिक होल्ड कर सकता है। तो अब अगर मान लो यहाँ पे हमें जो भी डेटा रखना होगा तो पहला हमने लिखा डबल कॉर्ड्स और मैसेज में लिख दिया वेलकम टू, टर्मिनेट किया, एक और मैसेज बना दिया लेट MSG2। ठीक, और यहाँ पे बोल दिया जी हमने ड्यूकैट इंडिया, टर्मिनेट, सिंगल कॉर्ड्स लेने हैं यहाँ पे, और फिर नीचे जाते हैं, अगला बना देते हैं लेट MSG3 इज इक्वल टू, और अब की बार बैकटिक रखेंगे, और यहाँ पे जाके बोल दिया हमने वेलकम टू ड्यूकैट इंडिया फॉर UI UX, ये मैसेज डाल दिया। ठीक है, तो 3 वेरिएबल बनाए और तीनों में अगर देखें नेम अलग है और तीनों में जो लिखने का तरीका है तो वो भी अलग अलग दिख रहा है, तो सिंगल कॉर्ड्स और डबल कॉर्ड्स, और इसको बोल देते हैं बैकटिक। ठीक, अब अगर इन तीनों डेटा को प्रिंट करा के देखना चाहें तो देख सकते हैं, तो बोल सकते हैं कंसोल डॉट लॉग और MSG1, और इसी को कॉपी करके 2 बार और रख लेंगे, तो बोल देंगे 2 and 3, टर्मिनेट लगा दें हर एक जगह पे, और अभी इसको रन कराना है तो यहाँ से ऐड कर लेते हैं।
तो नंबर वाले को हटाएंगे और स्क्रिप्ट एसआरसी में स्ट्रिंग को ऐड कर लेंगे और बाहर जाके देखें तो क्या तीनों का डेटा दिख रहा है और सबका कलर कैसा है, ब्लैक। और ये मुझे कंफर्म पता है स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मुझे इसका टाइप देखना होता तो क्या करता है, तीनों को मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक बार कॉपी कर लूँ, दोबारा रख ले और सबकी स्टार्टिंग में लिख दे जाके टाइप ऑफ और रेंडर करके देख लें। ठीक, लेकिन फिर यहाँ पे बात ये आती है कि अब अगर सिंगल कॉर्ड्स, डबल कॉर्ड्स या बैकटिक लिख रहे हैं तो तीनों में डिफरेंशिएशन क्या होगी। ठीक, तो जो उनका डिफरेंशिएशन है वो क्लाइंट साइड के अकॉर्डिंग अलग है, सर्वर साइड के अकॉर्डिंग अलग है। ठीक, तो सर्वर साइड की अगर हम बात यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों आ गया? पाइथन, हाँ जी सर यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों आ गया जब आपने टाइप ऑफ लिखा? सर जी टाइप ऑफ में वो क्या बता रहा है, इसका टाइप बता रहा है, डेटा का टाइप क्या है, तो क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या कि तीनों का टाइप मेरे पास में है, डिफरेंशिएशन समझना है। तो अब देखो सर्वर साइड में जाए जावा पाइथन ऐसी लैंग्वेजेस में, तो वहाँ पे फंडा क्या बनता है कि जो सिंगल कॉर्ड्स है वो केवल स्ट्रिंग को होल्ड कर सकता है, लेकिन जो डबल कॉर्ड्स है वो स्ट्रिंग और वेरिएबल दोनों को प्रोसेस कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये चीज़ देखना चाहें केवल टेस्टिंग के लिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करके नहीं देखना है, केवल समझना है। तो अभी जैसे मान लो मेरे पास PHP का सर्वर मेरे पास पड़ा हुआ है, तो हमने क्या किया, मान लो PHP के सर्वर में गए, ये सर्वर साइड के अकॉर्डिंग, और हमने यहाँ पे जाके एक नया फोल्डर बनाया और इसका नाम बोल दिया कि ड्यूकैट -js, एक फोल्डर बना लिया और इस फोल्डर के अंडर में गए और इसको सीधा VS कोड पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, अगर सर्वर साइड लैंग्वेज होगी तो कुछ ना कुछ तो सिंटैक्स में फर्क होगा। ठीक, अब जैसे मान लो अगर मैं PHP के पास जाता हूँ, PHP से आपका कोई लेना देना नहीं है, केवल सिंगल कॉर्ड्स और डबल कॉर्ड्स का जो आउटपुट आएगा उससे हमारा केवल लेना देना है। ठीक है, नहीं तो कोई बंदा बोले कि मेरे को PHP भी सीखना पड़ेगा, तो PHP आपको नहीं सीखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे गया और एक न्यू फाइल बनाई, PHP भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में आता है, तो हमने यहाँ पे एक फाइल बनाई जिसका नाम लिख दिया इंडेक्स डॉट। अब अगर PHP लैंग्वेज के साथ डील करेंगे तो उसका एक्सटेंशन है .php, एंटर किया। और अब अगर इसके साथ मेरे को डील करना पड़ेगा तो भाई HTML का ये वाला पार्ट हम यूज करते हैं, ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्क्रिप्ट है तो स्क्रिप्ट टैग लिखते थे, यहाँ पे आपको केवल लेस देन ग्रेटर देन के सिंबल लगाने पड़ते हैं और 2 टाइम क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगता है इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, और स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन मार्क सिंबल के पास लिखना पड़ता है हमें PHP। तो समझ लो जो हमने ये लिखा, आपने इसकी जगह स्क्रिप्ट टैग ओपन किया और स्क्रिप्ट टैग क्लोज किया, काम खत्म। ठीक, अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई वेरिएबल अगर बनाना पड़े तो वहां पे तो लेट वेर कॉन्स्ट लिखना पड़ता है, यहाँ डॉलर लिखना पड़ता है। ठीक, और डॉलर में गए, हमने बोल दिया डेटा इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंडर में हेलो, स्ट्रिंग की फॉर्मेट है, और डेटा की जगह बोल देता हूँ या मैसेज बोल देता हूँ, सेम थिंग कर लो MSG1, और फिर यही डेटा हमने कॉपी किया, दोबारा रखा और यहाँ पे यूज कर लिया सिंगल कॉर्ड्स और बोल दिया MSG2, और यहाँ बैकटिक नहीं होता, बैकटिक केवल जावास्क्रिप्ट के पास आपको मिलता है। और अब हमने बोला कि ये डेटा अगर हमें प्रिंट कराना है तो लिखना पड़ेगा एको प्रिंट कराने के लिए, और जो वेरिएबल का नाम है वो यहाँ पे, तो जहाँ पे console.log लिख रहे थे अब उसकी जगह हमने यहाँ लिख दिया एको। ठीक, रन करा के अगर देखना हो तो इसके लिए मेरे को एक सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा अपना ये, और ये चीज एक्सेस करने के लिए सीधा हम जाएंगे ब्राउजर में और यहाँ लिखेंगे लोकल होस्ट, क्योंकि डेवलपमेंट वाला काम कर रहे हैं, और फिर बोलेंगे स्लैश, और जो हमने फोल्डर बनाया, तो बनाया हमने ड्यूकैट -js नाम से फोल्डर बनाया था, बस वो फोल्डर का नाम लिखना है। तो अभी डेटा में क्या दिखाई पड़ गया, सीधा हेलो। हर एक लैंग्वेज का अपना अलग अलग तरीका है, तो हमने बोला जब ये डेटा मेरे पास प्रिंट आया तो हमने क्या किया, इसी डेटा को 2 टाइम रखा, और इसी के बीच में अगर देखें तो यहाँ पे हमने एक एको और लिखा और एक HR टैग और लगाया, क्योंकि जो डेटा जाएगा वो प्लेन स्ट्रिंग में जाएगा, और ब्राउजर के पास जो भी डेटा प्लेन स्ट्रिंग में जाता है उसको पैराग्राफ मान के चलता है, और पैराग्राफ डिफॉल्ट इनलाइन होता है, तो बीच को ब्रेक करने के लिए हमने HR ऐड कर दिया।
रन करा के देखें, सेम मैसेज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अब हमने क्या किया कि जो पहला वाला एको था हमने यहाँ लगाया डबल कोटेशन, और इसके वाले पास गए और हमने लगाया सिंगल कोटेशन। ठीक, तो अगर डबल कोटेशन के अंदर कोई वेरिएबल लिखा तो वो चलता है, लेकिन अगर सिंगल कोट्स के अंदर कोई वेरिएबल आपने लिखा तो वो एज इट इज प्रिंट करा देगा जैसा वहां लिखा होगा। तो ये सर्वर साइड का डिफरेंस है। ठीक, बट अगर जावास्क्रिप्ट के पास जाते हैं तो जावास्क्रिप्ट में सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों का बिहेवियर आपके पास सेम टू सेम वाला है, स्ट्रिंग को होल्ड कर सकते हैं। टेस्टिंग के लिए अभी ये वाली चीज क्लियर है, प्रॉपर यहाँ दिख गई कि डबल कोट्स में लिखा तो वेरिएबल का जो डेटा है वो दिख रहा है, सिंगल कोट्स में लिखा तो वेरिएबल ही प्रिंट कर दिया। ठीक, तो इसको यहाँ से रिमूव करें और अब यही चीज जावास्क्रिप्ट के साथ करके देखें। ठीक, तो हमने ये हटाया और आ गए अपने यहाँ पे, तो हम गए बॉटम में नीचे, हमने बोला कंसोल डॉट लॉग, और अब इसी लॉग के अंदर हमने डबल कोटेशन लिखा और वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक, और वेरिएबल का नाम क्यों लिखना पड़ा उसका भी रीजन समझ लेते हैं कि मान लो जी हमने कंसोल डॉट लॉग ना लिख के लिखना होता डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक, और अब जो डेटा है वो मेरे को दिखाना था हेडिंग 1 के अंदर में, तो H1 के अंदर अगर हेडिंग अगर कभी भी हम लिखते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर लगाते थे कुछ ऐसे H1, जावास्क्रिप्ट का जो पैटर्न था, और यहाँ पे जाके मैसेज जाके लिखे जाके हेलो भी टेस्टिंग के लिए डाले, तो देखो हेडिंग में डेटा आ रहा है। लेकिन अब आपसे बोला गया कि ये डेटा आपको स्टैटिक नहीं लाना है, वेरिएबल से उठा के लेके आना है। तो अब अगर आपने डबल कोटेशन के अंडर में अपना वेरिएबल लिखा MSG1 एज इट इज दिखाएगा, वैल्यू रीड नहीं करने देगा। और अगर आप सेम यही चीज सिंगल कोटेशन में लिखो तब भी सेम वही दिखेगा MSG, और अगर आपने बैकटिक में लिखा तब भी ये आपको सेम टू सेम वही डेटा दिखाएगा, किसी भी वेरिएबल को ये रीड नहीं करेगा। ठीक, तो सिंगल कॉर्ड्स और डबल कॉर्ड ये हमेशा स्ट्रिंग को होल्ड करते हैं, लेकिन जो बैकटिक आपके पास में ये डिफरेंशिएशन करवा सकता है। ये बोलता है कि आपके पास अगर कोई भी वेरिएबल अगर आप बैकटिक के अंदर लिखा है तो उस वेरिएबल को कर्ली के अंडर में डाल दो और स्टार्टिंग में डॉलर लगा दो। ठीक, तो अगर ये हमने किया तो अभी जो MSG1 आपके पास जो स्ट्रिंग के तरीके से दिख रहा था अब वो एज ए वेरिएबल के तरीके से ट्रीट करेगा। चेक करके देख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो ये लाइन नंबर 17 लिख दो खाली अपने पास। पार्ट में आता है तो उसका एक काम कर लेते हैं कि जो भी डेटा हमने यहाँ लिखा इसको मैं केस में ब्रेक कर लेता हूँ, तो इसका नाम बोल देंगे केस नंबर 1। स्ट्रिंग के साथ डील करना है तो पहला पार्ट कुछ आपको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, तो इसी में दूसरा पार्ट लेके जाते हैं, तो दूसरा पार्ट आता है केस नंबर 2। ठीक, केस नंबर 2 में क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि अब कोई बंदा आपसे ये बोले कि मेरे पास 3 वेरिएबल तो है, मैसेज 1, मैसेज 2 और मैसेज 3, और वो बंदा चाहता है कि ये तीनों डेटा एक साथ एक ही रो पे प्रिंट करवाने हो। ठीक, और वो मान लो कंसोल पे अगर मेरे को प्रिंट कराना पड़े तो क्या डायरेक्ट हम प्रिंट करा सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोल दिया कंसोल डॉट लॉग और लॉग के अंदर डाल दिया MSG1, तो पहला डेटा मेरे को यहाँ दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अब हमने बोला कि सारा का सारा डेटा लेके आना है, तो हमने लगाया स्पेस और बोला MSG2 और MSG3 प्लस तो लगाई, पहले डायरेक्ट वाला तो तरीका एक बार देखें। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, पहले ही आपको एरर दिखाई दे रही है, तो सिंपल सा फंडा कंसोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक बार में एक पैकेट ले जाने के लिए तैयार है, और अगर एक से ज्यादा पैकेट लिखे तो ये आपको एरर देगा। एरर क्या देगा आप ये देखो। तो अब कॉपी में क्या करना है, पहले ये लाइन लिखना है और फिर एरर लिखना है,
और ये कब आएगा, तो ये तब आएगा कि जब कोई एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में जॉब छोड़ के जाए और पुराना कोड आपको हैंड ओवर होने के लिए मिले, तो वो कुछ जगह पे मिस्टेक करके जरूर जाएगा। अगर निकाला जा रहा होगा तो खुद जा रहा होगा तो आपकी मुसीबत वहां पे ना पड़े, तो इससे अच्छा एरर ही हम पूरा लिख लेंगे। ठीक है, तो एक साथ हमने तीनों लाइनें लिखनी है और फिर ये एरर लिख देना है। और ये एरर कहीं भी मिल जाए समझ लो एक से ज़्यादा डेटा एक बार में पास किया गया। तो सिंटैक्स एरर आएगा मिसिंग आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। आर्ग्यूमेंट का मतलब एक बार में एक पैकेट चाहिए, 3 पास कर रखे हैं। तो हमने यहाँ से किया कमेंट आउट, और फिर इसी को प्रोसेस करने के लिए दूसरा तरीका अगर हम निकालना चाहें तो दूसरा तरीका आपके पास ये है कि अगर आपने एक साथ ये डेटा लिखा तो ये प्रोसेस नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनके बीच में कॉमा लगा दो तो अडॉप्ट करेगा। और रीजन क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड मिल रहा है आर्ग्यूमेंट। और कोई भी फंक्शन अगर हम लिखते हैं तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने भी डाल सकते हैं, बट उनके बीच में हमें केवल क्या लगाना पड़ता है, कॉमा। तो ऐसे अगर आप कॉमा के साथ में ये चीज प्रोसेस करोगे तो ये चला देगा। ठीक, तो एक्सप्लोर करके देख लेते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा। और अब अगर बोला जाए कि यही तीनों पैकेट वाला डेटा अगर कंसोल में प्रिंट कराया तो बीच में गैपिंग का तो कोई इशू है ही नहीं। बट अगर मैं यही सेम डेटा डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके प्रिंट कराऊं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ओपन क्लोज करूं और यही सेम डेटा यहां डाल दूं, और अब अगर इसको रेंडर करके देखें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा देखना बीच में गैपिंग नहीं होगी। और यहाँ पे अगर चला रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ रही, कंसोल ऑटोमेटिकली बीच में गैप मैनेज करके दे रहा है एज इट इज। लेकिन जब यहाँ प्रिंट करेंगे तो बीच में डेटा में आपको क्या नहीं मिलने वाला, गैपिंग। तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ प्रिंट कराएंगे तो दिक्कत है। तो कॉमा लगा के केवल टेस्टिंग वेस्टिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को एक साथ प्रोसेस करना पड़े तो बेटर तरीका ये है कि आप यहाँ पे प्लस सिंबल का यूज करो। ठीक है, और यहाँ पे याद रखना कि केवल जावा स्क्रिप्ट में ऐसा होता है कि अगर दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड करना पड़े तो प्लस का सिंबल आता है, और नहीं तो जहाँ पे दो चीज़ों को आपस में ऐड करने की चीज़ आपको मिलेगी तो मोस्टली डॉट का सिंबल आता है। जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, तो डॉट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पे केवल स्ट्रिंग के लिए आप डॉट का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर आप चाहो तो प्लस का सिंबल डाल सकते हैं। तो कॉमा हटा दो, कॉमा की जगह क्या कर लो, प्लस, और ये देख लो रिजल्ट आपको दे रहे हैं यहाँ पे। और अब अगर यही डेटा अगर हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ लिखना पड़े प्लस लगा के, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत आ रही है किसकी, स्पेसिंग की, तो हमने यहाँ प्लस लगाया कॉमा की जगह पे। रिजल्ट में देख लो डेटा आ रहा है लेकिन वो गैपिंग के साथ दिक्कत है, तो एक काम करते हैं बीच में चिपका देते हैं अपना डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट के अंदर में एक HR। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्लैश एन और वो सब डालते थे, तो यहाँ पे वो कुछ नहीं लिखना है, फिर BR HR, क्योंकि हमें बॉडी भी प्रिंट कराना है। तो हमने HTML का एक सीधा टैग बीच में लिख दिया, तो अभी ये ब्रेक करके ले आएगा नीचे, लेकिन दिक्कत वही स्पेस वाली। और अब अगर यहाँ पे स्पेस आपको डालना पड़ा और प्लस पार्ट अगर यूज कर रखा है तो अब आपको एक बार और प्लस यहाँ लगाना पड़ेगा और इनके बीच में डबल कोटेशन डालने पड़ेंगे। ठीक, और डबल कोटेशन का मतलब पहला मैसेज आएगा, फिर एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट होगा, फिर दूसरा डेटा, फिर ब्लैंक स्पेस और फिर थर्ड डेटा। तो अभी अगर इसको चला के देखेंगे तो ये विद गैप के दिखेगा। ठीक, बट अब जब यहाँ पे गए तो मान लो अगर स्ट्रिंग कभी ज़्यादा बड़ा मिला तो क्या ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि बार बार प्लस लगाओ डबल कॉट्स लगाओ। तो इससे अच्छा लाख गुना है कि आप किसका यूज़ करो, बैकटिक का, क्योंकि सिंगल और डबल में ही घुमा रहे हैं। अभी अगर यहाँ देखें तो डायरेक्ट लिखा और यहाँ गए तो डबल कोटेशन लगाने ही पड़ गए, तो स्पेस मेंटेनेंस करने में दिक्कत है। तो इससे अच्छा है क्या करो कि ये पूरा डेटा कॉपी करो और यहाँ अप्लाई कर लो। हमें पता है कि जो भी ये डेटा है ये सारे अनवांटेड गैप्स हटा दो यहाँ से, जो भी लिखा हुआ है।
अभी अगर इसको लिखेंगे तो एरर है, और अगर इसको हमने डबल कोटेशन में लिख दिया तो स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में लिखा तब भी स्ट्रिंग है। लेकिन बैकटिक ऑफर कर रहा है कि अगर आपके पास बैकटिक होगा तो जिसको वेरिएबल बनाना चाहते हो बस वहां पे कर्ली लगा दो हर एक के, और स्टार्टिंग में डॉलर का सिंबल लगा दो। नेक्स्ट, इसको भी वेरिएबल बनाना है तो हमने यहाँ उसको वेरिएबल बना दिया, तो बोल दिया डॉलर। नेक्स्ट पे जाओ, यहाँ पे भी वही सेम पैटर्न, और एग्जीक्यूट करके देखें तो डेटा जस्ट बगल में आया। और अभी अगर चाहें तो इस HR को मैं अगेन यहाँ पे मूव कर लेता हूँ, फिर से देख लेते हैं। तो कोई भी गैप लगाना पड़ा नहीं। अब अगर मान लो मुझे यहाँ पे क्या करना था, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। अभी अगर मान लो कि चलो मैं चाहता हूँ ये वाला डेटा H1 टैग के अंदर प्रिंट हो, तो कैसे लिखें? लाइन नंबर 33, H1 के अंडर में डेटा प्रिंट होना चाहिए, डबल कोट्स वाला पैटर्न। तो यहाँ क्या करते, डबल कोटेशन के अंदर लिखते H1 और फिर लगाते यहाँ जाके प्लस का सिंबल, और एंड में जाते तो यहाँ पे भी लगाना पड़ता है प्लस, और फिर डबल कोटेशन के अंदर लिखते /H1। देन ये आता आपके पास हेडिंग के अंडर में। लेकिन अगर यही चीज बैक टिक में लिखते हैं तो कितना आसान रहता, कोई ये डबल कोट का कोई लफड़ा ही नहीं, सीधा इसके स्टार्टिंग में जाते लिख देते H1 और एंड में जाते और बोल देते /H1। तो जो डॉलर कर्ली के अंदर लिखा है वो वेरिएबल है, और जो डायरेक्ट लिखा है वो स्ट्रिंग है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं इसको, क्लियर है? तो ये आपके पास बना स्ट्रिंग का केस नंबर 2। तो यहाँ से अगर देखा जाए, नोट नहीं करना है, पूरी ये फाइल हम भेज देंगे यहाँ पे पूरी की पूरी। ठीक, अब अगर ये वाला पार्ट हमारे पास बना तो फिर इसी में एक छोटा सा एग्जांपल कि अभी अगर मान के चलो कि आपके पास एक सर्टिफिकेट का अगर डिज़ाइन है और वेरिएबल बनाना हमें आ ही चुका है, स्ट्रिंग का आइडिया हमें पता है, तो हमें क्या करना है, एक पेंट के स्क्रीन में डिज़ाइन बना रहे हैं और ये आपको डिज़ाइन बनाना है और प्लस जावास्क्रिप्ट के साथ कोड करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, पेंट वाला स्क्रीन एक्सेस किया, एक हमने सर्टिफिकेट का डिज़ाइन बनाना है। सर्टिफिकेट के डिज़ाइन में यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम लिख दो बड़ा बड़ा, और इस जगह पे अपने कॉलेज का लगा दो लोगो, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है मैटर। ठीक, नीचे सिग्नेचर जो भी होता है वो सारा कुछ अपनी जगह पे रहेगा। तो अब अगर मान लो मुझे इस क्लास में सबको सर्टिफिकेट देना हो तो क्या सबका सर्टिफिकेट दिखने में सेम होगा? और डिफरेंस क्या होगा? आपका नेम, आपका कोर्स और आपका ईयर। तो अब क्या करना है कि मेरे पास इसी सर्टिफिकेट के डिज़ाइन के ऊपर या नीचे आपके पास जावास्क्रिप्ट का एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट के अंडर में 3 चीज़ें आपको लिखनी है, 3 वेरिएबल बनाने हैं, नेम, कोर्स और ईयर। और वो तीनों वैल्यू जैसे ही आप वेरिएबल में लिख के रन कराओ तो वो तीनों वैल्यू सर्टिफिकेट के अंदर दिखनी चाहिए। तो अभी देखें तो नेम आपका यहाँ आ जाए इस जगह पे, ठीक, कोर्स आपका यहाँ आ जाए और ईयर कहीं यहाँ कहीं दिखाई पड़ जाए। ठीक, तो ये कैसा मॉडल बनेगा? अगर देखा जाए तो मान लो जैसे ड्यूकैट वालों की अगर प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखें और इनके लिए कोई एक ऐसी चीज़ बना कर दें, भाई ड्यूकैट का एक पेज है वहाँ चले जाओ, और हमने प्रॉम्प्ट पढ़ा था, कंफर्म पढ़ा था, प्रॉम्प्ट पढ़ा था, तो ऐसे अगर मैं 3 प्रॉम्प्ट भी लगा दूँ और आगे लिख दूँ वेरिएबल, और जब पेज रन कराऊंगा तो पहला प्रॉम्प्ट पूछेगा एंटर योर नेम, नेम लिखा, ओके किया, फिर दूसरा पूछेगा एंटर योर कोर्स, फिर एंटर करोगे तीसरा प्रॉम्प्ट बाहर आ जाएगा एंटर योर ईयर, और इतना लिखने के बाद जैसे ही आपने हिट किया वही वैल्यू सर्टिफिकेट में आके फिट हो गई, और अब बंदा सीधा स्क्रीनशॉट ले, प्रिंट आउट वाले को दे दे और आपका सर्टिफिकेट तैयार। तो मैनुअली लिखने से अच्छा है। और जहाँ पे ये 3 चीजें लिखी जाएंगी तो क्या उसको स्पैन के अंदर रखेंगे? क्योंकि पूरा मैटर तो फिक्स है सबका, बीच बीच में डेटा डाल रहे हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, स्पैन, और स्पैन के अंदर का फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है कि पूरा उसका फॉन्ट का स्टाइल अलग दिखाई पड़े, जहाँ पे नेम, कोर्स और ईयर है उसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा दिखाई पड़े। तो ये चीज आपको बना के लानी है। ठीक, और सर्टिफिकेट की अगर देखें तो मान लो आप और अच्छे बना सकते हो CSS लगा के,
बैकग्राउंड में इमेज लगा दो। ठीक, अगर देखा जाए तो कॉलेज में इवेंट होते हैं स्पोर्ट वाले, ठीक है, वो रंगोली वाले इवेंट, और सब में सर्टिफिकेट मिलता है। तो कुछ उस तरीके से सर्टिफिकेट के डिज़ाइन बना लो, किसके लिए कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, बस प्रॉम्प्ट में वैल्यू डलवा के सर्व करना हम शुरू कर देंगे। और नहीं तो आगे जाके जैसे ही हम फंक्शन पढ़ेंगे हम फॉर्म बना देंगे, लेफ्ट में फॉर्म रखा होगा, राइट में सर्टिफिकेट होगा, जो बंदा आया उसकी एंट्री फिल करके सबमिट पे क्लिक मारेंगे, पूरी वैल्यू चली जाएगी आपके कार्ड के अंदर में। और अगर चाहे तो नीचे प्रिंट का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो प्री डिफाइंड इवेंट्स आपके पास मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ये सर्टिफिकेट का जो डिज़ाइन है ये बना के लाना है। तो ये वाला पार्ट आपको बनाना है। और अभी जो डेटा टाइप वाली हमने फाइल्स पढ़ी हैं ये यहाँ पे अपलोड कर दे रहे हैं पूरी की पूरी। और अगर गिटहब से उठा के देखना चाहें तो थोड़े बहुत एग्जांपल ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी डेटा सेम रहेगा सब पे। तो ये 3 PM पे डेटा टाइप और इतना जो डेटा लिखा ये फाइल्स। ठीक है, ट्राई करेंगे, या तो ये डेटा आपको याद हो गया तो एक बार टाइप करके देखना है, और नहीं तो अगर आप भूल रहे हो तो ये वाली फाइल्स डाउनलोड करके पहले एक बार रन करा के देख लो, और फिर यही डेटा दोबारा एक अगली सीट पे लाइन बाय लाइन लिख के रन करा के चेक करना, मतलब चला के जरूर। हेडिंग यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल दो, यहाँ पे कोई इमेज डाल दो, सर्टिफिकेट में कुछ डेटा लिख दो, योर नेम इज, और क्या क्या आपने किया वो सारी चीज़ें, जैसे सर्टिफिकेट का सैंपल होता है। और नहीं तो गूगल में जाके हिट मार के सर्च कर लेना सर्टिफिकेट डिज़ाइन, और जैसा वो डिज़ाइन दिखे सेम टू सेम CSS में कोड कर देना है। जहाँ जहाँ वैल्यू चेंज करनी है वहाँ स्पैन लगा देना है, और स्पैन में 3 जगह पे लग जाएगा आईडी। और जब जावास्क्रिप्ट के पास जाएंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट इनर HTML, और जो डेटा वेरिएबल में रखा है सीधा उस वेरिएबल को प्रिंट कराना है। ठीक, और बेटर रहेगा कि भाई आप क्या करो, पूरा एक बैकटिक के अंदर अगर रखना चाहो तो वो भी रख सकता है। ठीक, तो जब आप टाइप करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डेटा एक ही वेरिएबल में रखना है बैकटिक के साथ में, और नहीं तो सिंगल सिंगल चलाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और बताओ सर जी, और किसी ने पूछना हो? नीरज सर।